Welcome all of you in IHP regular teaching class. We are continuing with Boric repertory mind section. ठीक है, whatever we are discussing ये अपने को किसी भी repertory के माइंड सेक्शन में या ये रूब्रिक कहीं भी जहाँ भी यूज हो रहे हैं वर्ड्स, ये हमें यूज होगा। और इसके साथ साथ हम लोग मोस्टली जो भी मेडिकल कंडीशंस हमारे सामने आ रही है उसको हम लोग देख रहे हैं कि अदरवाइज ये क्या है। ठीक है, जैसे हमने पीछे की क्लासेस में जो भी रूब्रिक्स किए हैं उनके, जैसे ग्रीफ का हमने डिटेल से लिया कि ग्रीफ को कैसे हम समझेंगे, क्योंकि ओनली वर्ड मीनिंग सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, उसके दाएं बाएं आगे पीछे क्या है वो अंडरस्टैंड जब हमें होगा तो हम उस रूब्रिक का बेटर यूज कर पाएंगे। तो रिपर्टरी एक बहुत अच्छा टूल है जिससे कोई भी फिजिशियन अपनी प्रैक्टिस को बहुत ऊपर के लेवल तक लेके जा सकता है। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने पर चीजें सिंप्लीफाइड हो जाती है। ठीक है, तो रिपर्टरी कोई भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी रिपर्टरी आपको पसंद हो आप अपने जो है ना, क्या कहते हैं उसको, कि अपने डिमांड एंड कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आप अपना रिपर्टरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बोरिक रिपर्टरी सबसे छोटी रिपर्टरियों में से है और इसके जो रूब्रिक्स हैं वो लिमिटेड हैं। बहुत सारी कंडीशंस को एक सिंगल अम्ब्रेला टर्म के रूप में यूज करके यूज किया जाता है। नंबर ऑफ मेडिसिन्स बहुत लिमिटेड है। ऐसा होने से हमारी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इजी हो जाती है। तो हम लोग काफी सारे रूब्रिक कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं फियर। ठीक है, फियर को जनरली हम सब लोग जानते हैं कि फियर इज ओनली जस्ट डर। ये डर क्या होता है, फियर क्या होता है? अपने माइक्स को ऑन करके आप बताएंगे कि आपने कभी भी जब डर अनुभव किया हो, फियर से एनकाउंटर हुए हो, तो आपने क्या फील किया था? व्हाट इज दैट फियर? हाँ जी, डर क्या होता है? जब हम डरते हैं तो क्या होता है, या डर क्या होता है, कुछ भी। व्हाट इज फियर? अनम्यूट करके बात करेंगे, इंटरेक्ट करो। व्हाट इज फियर? इतना मुश्किल नहीं है, आप इंटरेक्ट जरूर करो। फिर क्या हो गया, अगर बाय द वे गलत हो जाएगा तो इसमें माइंड करने की तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी अगर जस्ट उसको एक्सप्लेन करेगा तो वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कहाँ से आ जाएगी? ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने की नहीं है कि भी हाँ मुझे नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, एनीवे आप सब लोग ऐसा लगता है कि भाई सोचते हैं कि बताएंगे तो क्या बताएंगे, क्योंकि जो भी बताएंगे वो इनसफिशिएंट तो होने ही वाला है। एनीवे, फियर फियर जो है ना, ये एक एंक्सियस एक्सप्रेशन ऑफ हार्म और डेंजर है। ठीक है, हार्म यानी कि नुकसान होना, डेंजर मीन्स खतरा, खतरे या नुकसान का एक्सप्रेशन है। और वो एक्सप्रेशन माइल्ड नहीं है, एंक्सियस एक्सप्रेशन है। भाई अब क्या होगा? ठीक है, बाढ़ आ गई अब क्या होगा, आग लग गई अब क्या होगा? ठीक है, हार्म या डेंजर, इसका एंक्सियस एक्सप्रेशन इज फियर। ठीक है, ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, सच में हो ऐसा संभव है, वो चीज ना हो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, बॉडी में कैसे एक्सप्रेस होगा? रेस्टलेसनेस के रूप में, क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, पल्पिटेशन हो जाएगी, ट्रेमर्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए आउटवर्डली एक्सप्रेशंस, बाहर जो हम देख पाए ऐसे एक्सप्रेशंस। लेकिन कभी कभी ये कम होता है, कभी कभी ये साइलेंट भी हो सकता है और
हिडन भी हो सकता है। हम चुप हैं, हमें डर है कि आज मैंने होमवर्क नहीं किया, टीचर डांटेंगे, चुप चुप बैठा हुआ है, साइलेंट, हिडन। ठीक है, ये भी डर है। लेकिन मोस्टली जो चीज वहां मौजूद है वो क्या चीज है? वो है एंक्सियस एक्सप्रेशन। वो चुप है, वो इनवर्डली उसने अपने उस इमोशन को रखा हुआ है, लेकिन एंक्सियस तो है ना, उसकी धड़कन तो बढ़ी हुई है ना, अंदर से ट्रेमर्स तो शुरू हो गए हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया कि फियर कि कैसे कैसे वो फियर हमें नजर आएगा। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है, इसके अलावा एक डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के बोल रहा हूं। फियर इज एन अनप्लेजेंट इमोशन दैट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू परसीव्ड डेंजर और थ्रेट। अलग अलग डिक्शनरीज लेता हूं मैं चीजों को। ठीक है, फियर कॉजेज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। It may produce behavioral reaction such as mounting an aggressive response or fleeing the threat. Mounting aggressive response, डर के भाग ही जाना, डर के जंप ही कर देना। ठीक है, ट्रेन में आग लगती है, लोग जंप कर जाते हैं। बिल्डिंग में आग लगती है, जो लोग जंप कर जाते हैं, वो भी जंप करके भी तो मरोगे। तो ये क्या है? ये माउंटिंग एंड अग्रेसिव रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, ये फ्लीइंग द थ्रेट हो गया, कॉमनली नोन एज फाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्स अपने देखते हैं ना, पढ़ते हैं ना एडेन ग्लैंड के फंक्शन के रूप में, तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसके अपोजिट जो ऊपर अपन ने बात करी थी, एक फ्रीजिंग रिस्पॉन्स भी होता है, यानी कि बिल्कुल फ्रीज हो गया, डर हुआ, एकदम फ्रीज हो गया, कोई रिएक्शन नहीं है। कहते हैं ना, डर के मारे मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, वो भी डर है। ठीक है, तो यहां पे स्टिमुलस हुआ है या पेशेंट ने या पर्सन ने एंटीसिपेट किया है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और जब ये एक पर्सन का बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है तो ये मेंटल डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी का एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, फियर जो है ये लोग सीखते हैं। एक बच्चा डॉग से, कैट से या स्नैक से खेल लेता है, वो बच्चा है, उसको डिफेंस नहीं आती है, तब भी वो, उसको पता ही नहीं है ये क्या करेगा। तो ये क्या हुआ? ये एक लर्न्ड बिहेवियर है, ये एक लर्न्ड बिहेवियर है। ठीक है, यहां पे जो रैशनैलिटी है कि हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। लेकिन जानने के बाद में, समझने के बाद में कि स्नेक बाइट से ऐसे डेथ हो जाती है, या डॉग बाइट करेगा तो ये हो जाएगा, इतने इंजेक्शन लगेंगे, ये चीज उसको रैशनल बना देती है, तर्कशील बना देती है। अब ये तो हो गया तर्कशील कि सच में स्नेक बाइट करता है, लेकिन ये इनएप्रोप्रिएट या इरैशनल भी हो सकता है। लेकिन जब ये इरैशनल है, इनएप्रोप्रिएट है, तब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दीवार की जो पैरापेट वॉल होती है, उसके ऊपर कोई खड़ा हो जाएगा क्या? उसको खड़ा होना चाहिए क्या? वहां पे किसी को भी वहां खड़े होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक रैशनल फियर है कि हाँ, चार दीवारी जो ऊपर की है छत की, उसके पास नहीं जाना, या उससे नीचे कुछ गिरने जैसा जब भी लगे वो एक्शन नहीं करना। तो ये रैशनल हो गया। लेकिन दीवार के पास ही नहीं जा रहा है, उससे दूर ही खड़ा खड़ा डर रहा, नहीं जी, तो ये इरैशनल हो गया। तो ये जब इरैशनल हो गया तब हमारे काम का है, ये पॉइंट नोट करने का है। फियर है ठीक है, तो क्या हमेशा फियर को यूज कर लेंगे क्या? नहीं। व्हेन इट इज रैशनल इट इज यूजलेस फॉर अस, व्हेन इट इज इरैशनल तब ये हो जाएगा
काम का। और इररेशनल फियर को कहते हैं फोबिया। तो हमारे लिए फोबियाज काम के हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? एंजाइटी और फियर बहुत क्लोज हैं। एंजाइटी एंड फियर बहुत क्लोज हैं। एंजाइटी 100% अभी तक स्टिमुलस नहीं है, बिना उसके होती है। ठीक है, हमने बात की ना, स्टिमुलस होता है इसका। यहां आग लगी नहीं है तब भी वो डर रहा है, आग लगी है तो डरना है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सएग्रेटेड रिस्पॉन्स है तो वो काम का हो गया, और वहां पे उसका डिसीजन और ये सब गलत हो सकता है। और आग लगी नहीं है, भीड़ में जाने से डर लगता है, लिफ्ट में जाने से डर लगता है, वहां कुछ हुआ थोड़ी है। तो ये हो गया फोबिया। तो हमारे लिए क्या काम का है? इररेशनल फियर यानी कि फोबिया। क्लियर? फियर, इसको ड्रेड भी कहते हैं, DREAD, ड्रेड। ठीक है, फियर क्लियर है ना? पहले बोलेंगे यस, फिर आगे चलते हैं। यस यस फियर क्लियर है सबको? सर फियर, फोबिया, स्टिमुलस, कई सारे वर्ड्स इसमें आए हैं। अब आपको ये जो फियर्स हैं इनके सब रूब्रिक्स मैं आपको आगे बता रहा हूं। फियर को समझा है ना? अब हो गए रूब्रिक, तो अब शुरू हो रहे हैं। फियर, ड्रेड, बीइंग कैरिड और रेज्ड। बीइंग कैरिड और रेज्ड। बीइंग कैरिड क्या होता है? बीइंग कैरिड का मतलब होता है गोद में लेके कैरी करना। ठीक है, रेज का मतलब होता है गोद में उठाना। गोद में उठाना, बच्चे को गोद में उठा रहे हैं। बोरेक्स टाइप के मेडिसिन इसमें है। बीइंग कैरिड, कैरिड मैंने आपको पहले बता दिया था। कैरी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जहां पे जिस ऑब्जेक्ट को, जिस पर्सन को कैरी किया जा रहा है वो पैसिव है। ठीक है, वो तो बस गोद में है। ठीक है, मैंने कैरीज को बहुत अच्छे से समझाया था। तो बीइंग कैरिड और रेज्ड। ठीक है, तो यहां पे जब हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि पर्सन जो है ना इससे डर रहा है। अब फियर की बात दोबारा नहीं करेंगे, फियर की बात अपन कर चुके हैं। बीइंग कैरिड और रेज से जब फियर है तो ये सिम्टम हमें पिक करना है। नेक्स्ट रूब्रिक इज क्रोज्ड स्ट्रीट, क्राउड्स एंड एक्साइटमेंट। तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। क्रॉसिंग स्ट्रीट, सड़क क्रॉस करना। पेशेंट को सड़क क्रॉस करने से डर लगता है। डर क्या है हम बता चुके हैं। क्राउड्स, भीड़, किसको कहते हैं क्राउड? कितने लोग मानेंगे तो क्राउड बोला जाएगा? कितने लोग होने से क्राउड कहलाएगा? बहुत सारे लोग होंगे तब होगा सर क्राउड। कुछ लोग जैसे लिमिटेड है तो वो क्राउड नहीं होगा। जैसे 100 से ऊपर हो गए लगभग, या उससे भी ज्यादा हो। ठीक है, अगर लिमिटेड है तो क्राउड नहीं होगा सर। देखो क्राउड की डेफिनेशन हर पर्सन के लिए अलग अलग है। ठीक है, मोदी के लिए 20-50 हजार रुपए भी क्राउड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? उसको लगता है कितने से तो लोग आए हैं, और किसी को 100-200 लोग, जैसे आपको 100 लोग भी क्राउड लगते हैं। ठीक है, मुझे हो सकता है 20 लोग ही लगा रहे, भीड़ हो गई बस के अंदर, कुछ लोग इकट्ठे हो गए तो बस में क्राउड है। ठीक है, तो यहां 100 नहीं हुए तब भी क्राउड हो गया। तो क्राउड क्या हुआ? स्पेस अकॉर्डिंग। यस, ये समझा होगी लड़की। स्पेस के अकॉर्डिंग, इन रिलेशन टू स्पेस है ये परसेप्शन। ठीक है भाई, सिटी बस के अंदर कितनी सीटें हैं, उससे ज्यादा सीटें हो जाएगी तो हम बोलेंगे ना बड़ी भीड़ अभी बस में। ठीक है, तो सिटी बस में तो 100 लोग तो गए ही नहीं।
ठीक है। तो इन रिलेशन टू स्पेस, जब ज्यादा लोग हों, ठीक है, जहां पे पर्सन को एस्केप करने का चांस ना लगता हो कि भाई मैं यहां से दौड़ के इधर से इधर निकल जाऊंगा, ऐसा वैसा, तब ये एप्लीकेबल होता है। लिफ्ट भी इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। वहां पे चाहे वो 4-5 लोग, जितने लोगों की भी कैपेसिटी होती है, तो वहां पे ये माना जाएगा कि ये क्राउडेड प्लेस है। तो क्या है रूब्रिक? क्रॉसिंग स्ट्रीट, कोमा करके क्राउड्स एंड एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या होता है? एक्साइटमेंट eager to do any work or meeting। दोबारा बोलो। तो किसी भी चीज को काम करने के लिए थोड़ा उत्सुक होना, एगर होना किसी चीज के लिए या किसी से मिलने के लिए। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन ये पूरा भी तो नहीं है। एक्साइटमेंट, देखो क्या होता है, एक्साइटेड होता है कि कुछ होने वाला है, चाहे वो इंटरेस्टेड हो उस चीज में, चाहे अनइंटरेस्टिंग हो, चाहे बैड हो, गुड हो, कुछ होने वाला है। स्टेट ऑफ बीइंग एक्साइटेड होता है जब कुछ होने वाला है, समथिंग इंटरेस्टिंग और समथिंग अनइंटरेस्टिंग गोइंग टू हैपन। एक्साइटेड, अरे क्या होगा, पर्दा खुलने वाला है, अभी क्या होगा, ठीक है, अभी बस अभी। तो यहाँ पे ये नहीं है कि कुछ होके कुछ हो जाने वाला है। जैसे मान लो एक थिएटर के उस पे चीफ गेस्ट ने आना है, सब लोग यूं खड़े हो जाएंगे, अरे भाई कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, मतलब समथिंग इज गोइंग टू हैपन, ये एक्साइटमेंट है, ठीक है। क्रिकेट का मैच है, लास्ट ओवर में जो सीन रहता है, जब कुछ बॉल और कुछ रन्स का वो सब कॉम्बिनेशन, जिसमें एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं लोग, अपने सीटों से खड़े हो जाते हैं या एजेस पे आ जाएंगे, हैं क्या होगा, इस बॉल पे क्या होने वाला है, इस अगली बॉल पे क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, हैं क्रिकेट के मैच से पहले वो टॉस करते हैं देखो तो क्या होने वाला है, टॉस, समथिंग कुछ होने वाला है, ये हो गया एक्साइटमेंट, ठीक है। गुड है बैड है इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये रूब्रिक कंप्लीट क्या हुआ? फियर में दिया है इसको, फियर, क्रॉसिंग स्ट्रीट्स, क्राउड्स और एक्साइटमेंट्स, सभी को इसने एक ही रूब्रिक में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। ये रूब्रिक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज डार्क एंड घोस्ट्स। डार्क एंड घोस्ट। डार्क तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। डार्क तो क्लियर है कि अंधेरा, जहां पे हमारी आंखें खोलने पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा हो या क्लियर नजर नहीं आ रहा हो, दैट इज डार्क, ठीक है। दूसरा इसके साथ में लिखा है घोस्ट्स। डार्क के साथ ही घोस्ट लिख दिया। घोस्ट मीन्स भूत, ठीक है। ये भूत क्या होता है? भूत सर, जिससे अपने को डर लगता है, एक इमेजिनेशन है कि भूत है, मतलब डर है। जिस चीज से डर लगेगा वो सारे भूत थोड़ी हो गए। एक घोस्ट जहाँ गए वहां तो मतलब डर है ना, भूत मतलब डर। अरे डर है, मान लो आपको शेर का डर है तो शेर घोस्ट थोड़ी हो गया। हो सकता है सर, हाँ, इमेजिन कर लेते हैं सब भूत जैसा कुछ हो, इमेजिनरी। वही तो बताना है भूत क्या होता है। भाई शेर से डर लग रहा है, हाइट से डर लग रहा है, तो ये भूत थोड़ी हो गए। अंधेरे में ये हाँ हाँ बोलो। सर सोल ऑफ डेड पीपल्स, जब उसकी जो स्पिरिट है उसकी प्रेजेंस जब लिविंग बीइंग्स के बीच में हो तब उसको भूत कहते हैं। ठीक है, ये सही डेफिनेशन है, ऐसा माना जाता है। अब ये तो कोई वेरिफिकेशन तो है नहीं इस बात की कि सोल होती है नहीं होती है या वो है नहीं है, लेकिन जो ये एजम्पशन है, जो ये मान्यता है या बिलीफ है कि पर्सन तो नहीं है, उसकी सोल है वहां पे, और सोल की जो प्रेजेंस है अगर वो उसे लगे
कि यहाँ पे सोल की प्रेजेंस है, तो ये कहलाएगी घोस्ट। ठीक है, ए बिलीफ वेयर ए पर्सन एज्यूम्स दैट सम सोल इज देयर एंड सोल ऑफ स्पेशली द पर्सन हु इज डेड। ठीक है, ये हो जाएगा घोस्ट। ठीक है, डार्कनेस होती है तो वहां भी तो भूत यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंधेरा होता है तो भूत आता है क्या? ऐसे शेर वेर का तो बाद में आता है ना सर? अच्छा, पहले तो शेर तो बाद में आएगा, भूत पहले आ जाएगा। हाँ, अंधेरा जहाँ है, डर लग रहा है यार, डर लग रहा है। वो तो इन्होंने तो उसमें किया है ना, जो बोरिक ने दोनों को एक साथ लिखा है। ऑफ कोर्स भाई, लिविंग जब अपन देख रहे हैं लाइव चीजों को विजिबली, जब लाइट के अंदर देख रहे हैं, तो हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ पे सोल नहीं है। ठीक है, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ पे घोस्ट नहीं है, सब कुछ दिख रहा है, मैं क्लियर हूं कि यहाँ और यहाँ के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन अंधेरा है तो वी आर नॉट श्योर। ठीक है, तो फिर ये वर्ड यूज हो जाएगा। तो कुल मिला के जब पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पे भूत है, घोस्ट है, और ऐसा मोस्टली डार्क में होता है, तो एक ही उसमें यूज किया गया है रूब्रिक के अंदर, फियर ऑफ डार्क एंड घोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट रूब्रिक है फियर डेथ, कोमा करके लिखा है फैटल डिजीज। तीसरा लिखा है इम्पेंडिंग इविल। ठीक है, ये तीनों अपने आप में क्लियर है, कोई बड़ा कुछ नहीं है। कि फर्स्ट इज डेथ। ठीक है, मृत्यु का भय, डेथ हो जाने का एक डर। ठीक है, क्यों है, कैसे है, क्या है, वो सब छोड़ के केवल अगर उसको मृत्यु का भय है। ठीक है, आते हैं पेशेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा भी अच्छे से इंक्वायरी कर लेंगे तो पेशेंट रिवील करते हैं, अपनी बात को बता देते हैं कि यस देयर इज फियर ऑफ डेथ विद देम। फैटल डिजीज, फैटल डिजीज का मतलब होता है जिस भी इलनेस से वो इफेक्टेड है वो फैटल है, यानी कि जानलेवा है, उनकी जान चली जाने वाली है इस इलनेस से। ठीक है, एंड इम्पेंडिंग इविल, इम्पेंडिंग इविल होता है कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अब ये पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, जो जितना लिखा है, जो वर्ड है, केवल वहीं तक जाना है अपने को। ठीक है, इम्पेंडिंग इविल, इविल मीन्स नॉट गुड, पसंद का नहीं है, बुरा है, उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, और इम्पेंडिंग मीन्स हो जाने वाला है। ठीक है, तो इन सभी को एक ही रूब्रिक में लिख दिया है, फियर ऑफ डेथ, फैटल डिजीज एंड इम्पेंडिंग इविल। ठीक है, क्लियर है ये अपने आप में। नेक्स्ट है डाउनवर्ड मोशन एंड फॉलिंग। कैरिड वाला रूब्रिक अलग था, सिर्फ कैरी हो रहा है। ठीक है, ये है डाउनवर्ड मोशन, जहां ऊपर है नीचे को आना, झूला नीचे आता है। ठीक है, एलिवेटर जो है वो डाउनवर्ड लेके आता है। इवन अगर हम हिल से भी नीचे उतर रहे हैं वो भी डाउनवर्ड ही हो गया। गोद से बच्चे को झूले में सुलाने की जो प्रोसेस है वो भी डाउनवर्ड मोशन हो गया। ठीक है, इस तरह से डाउनवर्ड, ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक शिफ्ट होना, ये डाउनवर्ड मोशन हो गया। ठीक है, तो इस डाउनवर्ड मोशन के दौरान पेशेंट को डर लगता है, डर की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, यही है रूब्रिक फियर ऑफ फॉलिंग भी। ठीक है, फियर ऑफ फॉलिंग, फॉलिंग भी यही होता है, ये डाउनवर्ड मोशन तो ग्रेजुअल है और फॉलिंग इज सडन, बस एक ही फर्क है। डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स ये हो गया धीरे धीरे नीचे को आना, और फॉलिंग नीचे गिर जाना। ठीक है, तो ये रूब्रिक यूज किया जाएगा डाउनवर्ड मोशन फॉलिंग के फियर के लिए। नेक्स्ट इज फियर हार्ट सीजेस बीटिंग मस्ट मूव। ठीक है, ये तो अपने आप में क्लियर है कि उसको डर है कि उसका हार्ट बीट करना बंद कर देगा अंटिल वो कि मूव ना करता रहे, तो पेशेंट चलता ही रहता है। जेलसी में मेडिसिन है, सबको याद है, जेलसी में इज द मेडिसिन। अपोजिट क्या है इसका?
डिजिटलिस। ठीक है, नेक्स्ट इज लेक्टोफोबिया। लेक्टोफोबिया बताएगा कौन? बताएगा जी लेक्टोफोबिया? लेक्टोफोबिया, यस, बिना देखे बिना देखे बिना देखे। पब्लिक में अपीयर होने से डर लगता है। क्या से? पब्लिक में अपीयर होने से डर लगता है अपना आपको, जैसे कहीं स्पीच देने जाना है या फिर स्टेज पे कुछ बोलना है, मतलब बहुत सारी पब्लिक के। लेक्टोफोबिया, लैक्टो मीन्स मिल्क। क्लेप्टोफोबिया होता है, चोरी करने का होता है सर। हाँ जी, चोरी करने की इच्छा होती है, वो बोलते हैं। लेक्टोफोबिया नहीं जी, ऐसे क्या करने लगे? लेक्टोफोबिया तो फिर दूर से डर लगता है। बोलो, आप बोलो और मैं लिख लूंगा कि आपने क्या बोला। दूध पीने से सर कुछ रोग से पीड़ित है, उसको ऐसा लगता है कि उसको कुष्ठ या लेप्रोसी डिजीज। मतलब सब लोगों को लैक्टो का रिलेशन दूध से ही तो लग रहा है। नहीं सर, लैक्टो मीन्स मिल्क से रिलेटेड होता है सर। लैक्टो हाँ, लैक्टोफोबिया मीन्स दूध से ही कुछ हुआ, यही तो हुआ। लेकिन नहीं है ऐसे। ठीक है, मैंने भी यही सोचा था, मैं इसीलिए। इसकी स्पेलिंग LAC होती है, अगर वो दूध वाला होता तो। हाँ जी, वो अभी LEC है यहाँ। LEC है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि वर्ड मीनिंग्स को जरूर देखो। जब देखेंगे तो आज क्लियर, कल और क्लियर, परसों और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ, दिखाई कैसे दे रहा है इनको? हमें तो दिखाई नहीं तो इनके पास रेपर्टरी है, खोल लो। ओके। मुझे लगा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैंने कहा हो सकता मुझे नहीं दिखाई दे रहा हो, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। वो कोई फोबिया तो नहीं हो गया? चलो, कंफ्यूजन हो गया सर। कोई बात नहीं। लैक्टोफोबिया इज फियर ऑफ रीडिंग। फियर ऑफ रीडिंग, ठीक है, रीडिंग का डर है उसको। मैं भी अभी भी ये बहुत क्लियर नहीं है कि वो पढ़ेगा तो डर है या उसको कोई पढ़ ले, मतलब कुछ बहुत क्लियर नहीं है। ये फियर ऑफ रीडिंग ही मिला, इतना ही मिला मुझे, इसके अलावा कुछ मिला ही नहीं इसका, लैक्टोफोबिया का। फियर ऑफ रीडिंग, ठीक है। सर ये वेबस्टर डिक्शनरी का है क्या मीनिंग जो आप बता रहे हैं? अब तो क्योंकि मैं तो इसको पिछली क्लास से पहले ही देख लिया था, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कहाँ से देखा था। ठीक है, आप देखो 2 4 5 डिक्शनरी देखो ना, कहाँ दिक्कत है। अभी मैंने गूगल पे सर्च किया था ना, तो उस पे रीडिंग का, वो प्रेजेंटेशन का भी आ रहा है, पब्लिक स्पीकिंग का भी आ रहा है, और एक कुछ लोग का भी आ रहा है। हाँ, अलग अलग मीनिंग्स आ रहे हैं। वो आ रहे हैं तभी तो। लैक्टोफोबिया जहां से मैंने देखा या जहां से भी मैंने देखा, उनमें से फियर ऑफ रीडिंग जो है ये ज्यादा आया है। ठीक है, तो फियर ऑफ रीडिंग है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट इज फियर ऑफ लॉस ऑफ रीजन। फियर ऑफ लॉस ऑफ रीजन। अब बताओ, बिना देखे, मैं कहा था ना गूगल मत करो, गूगल तो आप बाद में करना, अभी तो क्लास में रहो, बिल्कुल अटेंटिव रहो और दिमाग लगाओ कि हम कहाँ हैं। ठीक है, हमें अब तक कितना पता है, सोचो उस पे, बाद में तो करनी ही है, रूब्रिक्स तो आपको खूब गहराई में करने हैं, लेकिन अभी ना करो, अभी तो इस पे ध्यान दो। व्हाट इज फियर ऑफ लॉस ऑफ रीजन? रीजन क्या होता है? कारण। लॉस ऑफ रीजन, अपने ये भी चीज को समझ नहीं पा रहे लॉस ऑफ रीजन। हाँ, मतलब समझ नहीं पा रहा किसी चीज को, लॉस ऑफ रीजन, मतलब किसी भी चीज को नहीं है ये।
ठीक है, यही मतलब बार बार इस बात को देखो कि जो एपरेंट मीनिंग्स हैं, जो अपने को लगता है कि इसका मीनिंग ये होगा, वो उसका मीनिंग नहीं है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, फियर ऑफ लॉस ऑफ रीजन होता है फियर ऑफ गोइंग इनसेन। फियर ऑफ गोइंग इनसेन यानी कि पागल हो जाने का डर। फियर ऑफ लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, मुझे मेरा अपना कंट्रोल नहीं रहेगा। फियर ऑफ बीइंग मैड, पागल हो जाने का डर, ये है फियर ऑफ लॉस ऑफ रीजन। ठीक है, क्लियर हुआ है? रीजन का मतलब होता है तर्क शक्ति। ये रीजन कारण नहीं है, ये तर्क शक्ति है। लॉस ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते इनके बैंक वालों के एग्जाम में, रीजन ये वो वाला रीजन है। फियर ऑफ लॉस ऑफ रीजन, वो रीजनिंग कैपेसिटी खोने वाला है, यानी कि पागल होने वाला है, सेल्फ कंट्रोल खत्म होने वाला है, मैड होने वाला है। ठीक है, अब क्लियर हो गया ये रीजन क्या हुआ? ठीक है, रीजन, ये रीजन है रीजनिंग वाला। ठीक है, नेक्स्ट रूब्रिक है मोशन, फियर ऑफ मोशन। किसी भी तरह का मोशन जब मूव करा जा रहा है, यहां से वहां, वहां से यहां, ये मूव हो गया, थोड़ा सा हिला दिया, ये भी मूव हो गया। ठीक है, मोशन, किसी भी तरह की मूवमेंट मोशन में आ जाएगी, तो फियर ऑफ मोशन। ठीक है, जो आजकल लूज मोशन को मोशन बोलने लगे हैं ना, वो नहीं है, ये वो रॉन्ग है, वो बिल्कुल गलत एप्लीकेशन है उस वर्ड का। ठीक है, मोशन का मतलब है मूव होना। वो बावल को मूव करने को मोशन लेके आजकल सिर्फ स्टूल को ही मोशन करने लगे, ये नहीं है। ये है फिजिकल मूवमेंट, चाहे एक्टिव हो, पैसिव हो, कैसी भी हो, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इसकी मेडिसिन ब्रायनिया इसमें है, कैलेडियम जैल्सियम मैग्फोस है। तो ये हो गया फियर ऑफ मोशन। ठीक है, यहां एक्टिव पैसिव से कोई लेना देना नहीं है, अगर पैसिव हो जाएगा तो कैरिड हो जाएगा। नेक्स्ट है फियर ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक किसको कहते हैं? म्यूजिक जो बीट्स और लय और ताल के साथ जो बीट्स, हाँ, कहीं भी लय ताल कुछ भी हो जाए वो म्यूजिक है। ठीक है, तो म्यूजिक उसको डराता है, यानी कि म्यूजिक से उसे डर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फियर ऑफ नॉइजेस। नॉइजेस, किसी भी तरह की नॉइज, कोई भी नॉइज, यानी कि जो कान परसीव करते हैं वो सेंसेशन, स्मेल, टच, देख रहे हैं, लाइट, लेकिन नॉइज जो परसेप्शन ईयर से होती है, ये सभी के सभी नॉइजेज हैं, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, म्यूजिक की हो, धमाके की हो, बोलने की हो, नॉइज से डर है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ पीपल, PEOPLE, पीपल। ये क्या हुआ? इसी के साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया, इसको एंथ्रोफोबिया भी कह देते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? पीपल, पीपल किसको बोलते हैं? लोगों से बात करने में और मिलने में डर लगता है। लोगों से बात करने में और मिलने में डर लगता है। लोगों से बात करने में और मिलने में, ठीक है, ऐसे मतलब मान सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया कि ये फियर ऑफ पीपल है, फियर ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, सोसाइटी में जाकर के वो क्या करेगा? ये इरेशनल फियर है लोगों का, लोगों से लोगों का फियर है, यानी कि ठीक है, मेनली ऑफ कोर्स सोशल इंटरेक्शन, और दूसरा बीइंग ऑब्जर्व्ड भी होता है।
एक तो मैं बात करूंगा, एक मैं चुपचाप जाके खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन चुपचाप जाके खड़ा हो जाऊंगा तब भी तो मुझे डर है। ये हो गया फियर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो ये इसमें शामिल है। मैं अपनी बात कैसे कहूंगा, बात कैसे करूंगा, ये भी हो गया, यानी कि सोशल एंजाइटी हो गया, सोशल फोबिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। और बीइंग ऑब्जर्व्ड भी उसको लगता है, ये है एंथ्रोपोफोबिया, ठीक है। तो भीड़ से नहीं, लोगों से, सोसाइटी से, पब्लिक से उसे डर है, उसका ये मतलब है। तो ऐसा होने वाला पर्सन हमें आके डायरेक्ट अगर नहीं बताएगा तो पेशेंट क्या क्या एक्सप्रेस करेगा, क्या एक्सप्रेस करेगा, कोशिश करो। या उसके जो अटेंडेंट्स है वो क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि ये मीटिंग्स में, पब्लिक प्लेसेस पे, गैदरिंग्स को अवॉइड करता है, वहां जाने से बचता है, आप ही चले जाओ, ठीक है। तो पेशेंट विल अवॉइड गैदरिंग्स, मीटिंग्स, पब्लिक प्लेसेस। और अगर उसको वहां जाना पड़ गया या भेज दिया गया तो क्या होगा, तो ट्रेम्बलिंग हो जाएगी, स्वेटिंग हो जाएगी, पल्पिटेशंस हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही वो फेस करेगा ना स्ट्रेंजर्स को या पब्लिक को, ये वाले फीचर्स आ जाएंगे। उसके मन में विचार आते हैं कि अगर लोग मेरे पे हंस दिए तो, किसी ने मेरे कपड़ों की आलोचना कर दी तो, किसी ने मुझे जज कर लिया तो बीइंग जज्ड, और ये उसको फील होता रहता है कि ऐसा हो जाएगा। और इस चक्कर में पेशेंट आइसोलेटेड रहने लगता है, और स्कूल, कॉलेज, अपना वर्क प्लेस जो है वो भी वो ज्वाइन नहीं करता है, उससे दूर रहने लगता है, बचने लगता है। तो इनएबिलिटी टू वर्क, स्टडी, ये उसमें आ जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं अपन, हम पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोफोबिया, फियर है उसे पीपल का, ठीक है। कहां से कहां गए थे और अब ये क्लियर हो रहा है ना। बाय द वे ऐसा क्यों होता है, हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक कंडीशन को कंप्लीट से जानेंगे तो हम उसका बेटर यूज कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है करना, क्योंकि स्कूल गोइंग गर्ल्स, बॉयज को उनके हॉस्टल्स में या कॉलेज में या वर्क प्लेस पे उनको रेडिकुल किया जाता है, उनका हंसी उड़ाई जाती है। कभी अरे गांव का सा है, क्या पहन के आ गया, अरे उल्टी पैंट पहन के आ गया, ठीक है, या कुछ भी ऐसे जिसको बुलिंग कह देते हैं आजकल, ठीक है। तो ये एक तरह का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उनके लाइफ में हो जाता है, जिसके बाद में उनमें फियर ऑफ पब्लिक डेवलप हो जाता है। कोई लोग बेसिकली बिहेवियरली वो शाय होते हैं और लो एस्टीम्ड पीपल होते हैं, तब भी उनको ये फील होता है। और ये जेनेटिक भी हो सकता है, पर्सनैलिटी की प्रेडिस्पोजिशन भी है, उन्होंने सीखा ही ऐसा है। जैसे गर्ल्स को मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में नहीं बात मत कर, चुप रह, बाहर मत जा, ये वो करके टोका टाकी करके उनकी पर्सनैलिटी को एक तरह से सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो जब बचपन में हो गया तो अब वो बाहर जाने से बचेंगे, पब्लिक इंटरेक्शन से बचेंगे, ठीक है। और उनको डर लगेगा, मैं बात कैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे जाऊंगी, ये वो सब करके आजकल नहीं रहा, कम हो गया, लेकिन ये था कुछ समय पहले तक, ठीक है। और कभी कभी ये एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है, एक साइकोटिक डिसऑर्डर भी होते हैं ये, ठीक है। और इस जैसा ही रूब्रिक है सॉलिट्यूड, डिजायर फॉर, यानी कि एकांत उनको पसंद है, ठीक है। एनीवे, तो ये हो गया क्लियर। एंथ्रोपोफोबिया या फियर ऑफ पब्लिक सोसाइटी में कुछ और डाउट नहीं है ना, सिंपल है। नेक्स्ट है जी प्लेसेस क्लोज्ड, फियर ऑफ प्लेसेस क्लोज्ड, जो बंद जगह होती है। क्या क्या बंद होता है, लिफ्ट्स, बाथरूम्स, टॉयलेट्स, ठीक है, कोई क्लोज्ड रूम, ठीक है,
तो ये जो प्लेसेस होते हैं, चेंजिंग रूम होते हैं, स्टोर्स होते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा सामान रखे जाते हैं, क्लोज्ड होते हैं मोस्टली। तो फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। नेक्स्ट है फियर ऑफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट सिंपल है, जो पॉइंटेड होते हैं, तीखे होते हैं, शार्प होते हैं, ठीक है। फियर ऑफ पॉइजन। फियर ऑफ पॉइजन, बताइए फियर ऑफ पॉइजन क्या हुआ? बहुत यूज करते हैं हम इस रूब्रिक को, फियर ऑफ पॉइजन। बोलिए, तो ये बोलो बोलो। किसी ने जहर दे दिया है क्या? कोई जहर दे देगा, जैसे कोई मारने के लिए या हार्म करने के लिए कुछ दे दिया है। ठीक है। आज तक आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आया है क्या? और मैं हर एक आध दिन में ये रूब्रिक यूज करता हूं। बताओ कहां पे करता हूं? मेरे पास क्लिनिक में जो आए हैं वो बोल सकते हैं। फियर ऑफ पॉइजन, फियर ऑफ पॉइजन। किसी ने खाने में कुछ मिला के दे दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है। अरे भाई सिंपल कर लो ना, सिंपल कर लो। पेशेंट को आके बोलते हैं कैसे? डॉक्टर अंजू मेरे पास आई हुई है, इनको पता है शायद। नहीं, चलो। फेयर ऑफ पॉइजन में तो मेडिसिन से भी पॉइजन हो सकते हैं, किसी भी चीज, बातों से भी हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपका नाम लिया है। सिंपल है, बिल्कुल आसान है। जैसे पेशेंट एलोपैथिक दवाई खा रहा है, डायबिटीज उसकी कंट्रोल है, वो हमारे पास आया इलाज कराने के लिए। भाई आपकी शुगर तो कंट्रोल है। वो कहेंगे नहीं जी नहीं, ये दवाइयां कल को खराब ना कर जाए। बोलते हैं ना पेशेंट, दवाइयों का साइड इफेक्ट ना हो जाए, ये फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड है। खराब कर जाए मतलब हार्म करे मतलब मर जाएगा पेशेंट, बीमार हो जाएगा, उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, वो कम जिएगा। तो जो लोग होम्योपैथी के पेशेंट होते हैं, ये अधिकांश यही पेशेंट होते हैं, उनको फियर ऑफ पॉइजन होता है। क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि ये रूब्रिक ऐसे काम आएगा? बोलते हैं पेशेंट? नो सर। पेशेंट कभी नहीं बोलते कि एलोपैथिक दवाई इसलिए नहीं खा रहा कि वो गर्मी करेगा, खराबी करेगा। पेशेंट नहीं बोलते ऐसे। ओपीडी में तो रोजाना ही बोलते हैं पेशेंट। इसका मतलब पेशेंट आपके पास कम आए हैं। पेशेंट क्लिनिक्स में ये जरूर बोलते हैं। डॉक्टर बंसल बोलेंगे सर, बोलते हैं कि दिक्कत नहीं हो जाए। हाँ, दिक्कत नहीं हो जाए, वही तो बात है ना। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। डॉक्टर बंसल बताइए, पेशेंट बोलते हैं नहीं बोलते हैं ऐसा? बोलते हैं बट ध्यान नहीं दिया हमने, अब देंगे सर। भाई हमारे पेशेंट होम्योपैथिक दवाई क्यों लेना चाहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों को लगता है कि एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट होंगे। और ये चीज अगर रीजनेबल है, मैं शुरू में फियर की डेफिनेशन में बता चुका हूं, लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं जो आधी गोली भी नहीं लेंगे पेन किलर। वो जो लोगों को इररेशनल फियर ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन है, वो लोगों को ये रूब्रिक एप्लीकेबल होगा। पेशेंट्स बोलते हैं कि दवाइयों की आदत ना पड़ जाए, इसलिए एलोपैथिक दवाई नहीं खाएंगे। आदत का भी मतलब यही है। तो ये फियर ऑफ पॉइजन है, ठीक है। तो इस रिपर्टरी में तो ऐसा है, और बाकी मोस्ट ऑफ द रिपर्टरीज में फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड है, ठीक है। तो पॉइजन का डर। रूब्रिक मेरा भी है। किसका? कौन बोला? रूपल? हाँ जी सर। अच्छा, तुझे किस पे शक है?
नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है, पर जनरली मैं अवॉइड करती हूँ एलोपैथिक मेडिसिन को, इसलिए कि वो साइड इफेक्ट करती हैं, केमिकल्स हैं। लेकिन ये इरेशनल, देखो शुरू में मैंने बहुत अच्छे से फियर पे बहुत टाइम लगाया था, ये बताने के लिए कि हमारे काम का वही है जब वो इरेशनल है। इरेशनल हो, हाँ जी। दिन में 3 बार पेन किलर खाओगे, थोड़े दिन ही खाओगे, फिर पेन किलर आपको खाने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए नहीं खाना चाहिए, ये बात रैशनल हो गई। लेकिन इरेशनल कब है? नहीं भाई, जरा भी नहीं खाऊं, ठीक है, तो इरेशनल उसको बोलते हैं। अभी जान जा रही है तो कुछ भी करके एक बार उसकी लाइफ तो सेव की जानी चाहिए ना। पेशेंट वो नहीं सोच के पहले ये सोच रहा है कि साइड इफेक्ट क्या हो जाएंगे, और हमसे भी पूछते हैं कितने पेशेंट हो गए, कितने, अभी देखो क्या पूछेंगे जी, आपकी दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है क्या? ठीक है, वो हमसे फॉर्मूला मांगते हैं, आपकी दवाई में क्या है, कैसे बनी है। ये इरेशनल हो गया। उनको डर है कि हम कोई दवाई के बहाने उनको जहर ना दे दें, यानी कि दवाई के साइड इफेक्ट ना आ जाए, तब ये रूब्रिक यूज होगा। बहुत पेशेंट होते हैं इस तरह के, और होम्योपैथ डॉक्टर के पास तो आते ही वही हैं। क्लियर हो रहा है ना ये रूब्रिक? आपने सोचा था कि ये रूब्रिक इस रूप में कभी आएगा? इसीलिए रिपर्टरी को पढ़ने की जरूरत है और ग्रुप में पढ़ने की जरूरत है। हो सकता है कोई चीज मुझे नहीं आ रही हो, आप में से किसी को आ रही हो, बताओ, ठीक है। तो फियर ऑफ बीइंग पॉइजन या फियर ऑफ पॉइजन ये होता है, और वो तो है ही जो आप बता रहे हो कि लोग मुझे मार ना डालें, वो मेरे खाने में कुछ ना मिला दें, या ये वो करके जो भी है, ये वही है, ठीक है। ये फियर ऑफ पॉइजन है। सर एक क्वेश्चन है इसमें, हाँ। कि जैसे कुछ पेशेंट हैं जनरली हमारे पास एलोपैथी लेके ही आते हैं, तो वो ले भी रहे हैं, लेकिन अभी वो इस मतलब वजह से आए हैं कि नहीं अभी ज्यादा साइड इफेक्ट होता है इनका, तो अब हम होम्योपैथी लेना चाहते हैं। तो ले तो रहे हैं उनको काफी लंबे टाइम से, लेकिन अब आए हैं इस तरह से, तो उनको किस में रैशनल लेंगे, इरेशनल लेंगे? देखो, जो रैशनल वर्ड है ना, ये आपको कोई भी नहीं बता सकता। ये एक प्रैक्टिकल आपका आईक्यू है। आप किसको रैशनल कहेंगे, किसको इरेशनल कहेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होगी। आप किसी चीज को रैशनल समझेंगे, मैं किसी और को रैशनल समझूंगा, समझ रहे हो? ये इरेशनल ऐसे थोड़ी है, इतनी आसान होती तो कोई भी इस रूब्रिक को यूज कर लेता। ये रैशनल कहां पे है? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन राइज कर दिया। मैं बोलने वाला था एंड में कि ये रैशनल क्या हो गया। मैंने बार बार वर्ड भी बोला है ना, ये इसीलिए बोला है कि आपको दिमाग में तो रहे कम से कम। इरेशनल फियर ही हमारे काम के हैं, और रैशनल और इनरैशनल कहां है, क्या है, ये कौन तय करेगा? ये हमारा माइंड ही तय करेगा, हम ही तय करेंगे। इसके लिए आपका इंटेलिजेंट होना जरूरी है, आपका साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड होना जरूरी है। हैनिमैन ने लिखा है ऑर्गेनन के अंदर लास्ट एफोरिज्म्स में कि आपका मेंटल लेवल बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आपको खुद को ही डर लग रहा है तो आप तो सोचेंगे ना, यार ये वाजिब तो है डर लगना, तो फिर खत्म खेल, आपने रॉन्ग रूब्रिक लगा लिया। तो आप तो बैलेंस्ड होंगे तभी तो ये रैशनल आएगा। है, कितनी बार यूज किया गया हुआ है वर्ड रैशनल फिजिशियन। रैशनल फिजिशियन नहीं यूज हुआ अपने ऑर्गेनन में क्या? हाँ जी सर। तो ये यहाँ ये है रैशनल। तो ये तो बहुत बड़ा सर मीनिंग हो गया इसका। तो फिर यहाँ पे कि हमको अपने ऊपर तो बहुत काम करना पड़ेगा इस हिसाब से, क्योंकि हम जनरली अपने को ही थोपते हैं किसी के ऊपर ना। बिल्कुल तो सही है। पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, यही तो मजा है। होम्योपैथी क्यों मुश्किल है? इसीलिए मुश्किल है क्योंकि हम में से आज अपन कितने लोग बैठे हैं यहां में, कोई क्लेम कर सकता है कि मैं मेंटली हेल्दी हूं? जब हम ये क्लेम नहीं कर सकते
तो हम हेल्दी कहाँ हुए? जब हम हेल्दी नहीं है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं है, हम रैशनल फिजिशियन नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे भाई? चिंता नहीं करना, डिमोरलाइज नहीं होना प्लीज। आपको अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने रैशनलिटी के ऊपर, अपने फियर्स के ऊपर, अपने बायस्डनेस के ऊपर लगातार काम करना है और एक अच्छे बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग बनना है पहले, फिर अच्छे डॉक्टर बनने की तरफ काम होता रहेगा। तो ये साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये नहीं है कि जिस दिन मैं ऐसा हो जाऊंगा तब होम्योपैथी पढ़ूंगा, नहीं। आज आप पढ़ना शुरू कर दें, बैलेंस्ड होना शुरू कर दें, आपकी प्रैक्टिस में धीरे धीरे चेंज आने लग जाएगा। और पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, अपने आप को इवॉल्व करते जाओ। ये इवोल्यूशन है, ये आपके अंदर स्थायी चेंज है जो आता जाएगा। लगातार पॉलिश करते जाओ अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, आप सुधरते चले जाएंगे। ठीक है ना? ये रूब्रिक ये काम के हैं, लेकिन सही यूज होगा तभी तो। ठीक है? आपको आंसर मिल गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। स्पिरिचुअलिटी का जो है, होम्योपैथी स्पिरिचुअल साइंस है, तो हमको भी अपने आप को उस पे आगे बढ़ाना है ताकि हम सही ऑब्जर्व कर पाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया पॉइजन हो गया। अब है फियर ऑफ रेन। क्लियर है? रेन, बरसात, आसमान से पानी का गिरना। ठीक है। नेक्स्ट इज सॉलिट्यूड अवर्जन टू। सॉलिट्यूड अवर्जन टू। सॉलिट्यूड किसको बोलते हैं? एकांत को। ठीक है। एकांत उसे पसंद नहीं है, उससे बचता है पेशेंट। पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट बीइंग अलोन, सो पेशेंट wants company. Patient will feel anxious, fearful, depressed when they find themselves alone. ठीक है। और कंपनी gives them relief. ठीक है। कंपनी में उन्हें अच्छा लगता है और ये सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट है फियर ऑफ स्पेस। फियर ऑफ स्पेस। लो जी, अब फंस गए। स्पेस क्या हो गया? ब्रैकेट में लिखा हुआ है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया। ये तो सर फिर खुला स्थान हो गया शायद, है ना? खुले स्थान से फियर लगना, आकाश। ठीक है, गलत नहीं है। मैं श्योर नहीं हूँ सर, मतलब मुझे जो पता वो बताया सर। हाँ नहीं, ठीक है, गलत नहीं बताया, ठीक बताया। एगोराफोबिया यानी कि फियर ऑफ स्पेस इज ओपन स्पेस, बाउंड्रीज नहीं है, खुला स्थान। ठीक है, खुला स्थान। और इसका कहीं थोड़ा सा एक दो जगह लिखा हुआ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ऐसी कंडीशन में जहां पे खुला स्थान है, ओपन स्पेस है, ठीक है, पेशेंट को वहां जाने से डर लगता है, फियर होता है। ठीक है। एक दो जगह इसे मॉल्स, थिएटर्स, बसेस का डर भी लिखा हुआ है। ठीक है, एगोराफोबिया, क्योंकि वो भी बहुत बड़े होते हैं। और एक दो जगह तो उस बड़ी जगह में लोग हैं तब भी उसको डर लग रहा है, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही स्पेस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, चाहे वो कोई सा भी हो, वो उसे डराता है, उससे बुरा लगता है। ठीक है। तो पेशेंट ट्रैवल नहीं करना चाहेगा, खुली जगह में जाएगा नहीं, अवॉइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेज फ्राइट। स्टेज फ्राइट, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है।
स्टेज फ्राइट। कोई भी फंक्शंस हैं, मीटिंग्स हैं, जहाँ पे बात करनी होती है, सबके सामने बोलना होता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, ऐसा पेशेंट नहीं कर पाता और करने से पहले धड़कन बढ़ना, ये वो सब मैं बता चुका हूँ, वो सब उसको हो जाएगा। ये हो गया स्टेज फ्राइट। फियर ऑफ सिफिलिस। फियर ऑफ सिफिलिस, हाँ जी, फियर ऑफ सिफिलिस का मतलब सिर्फ सिफिलिस है या कुछ और भी है? फियर ऑफ सिफिलिस, कुछ और भी है लेकिन क्लियर नहीं है सर। फियर ऑफ सिफिलिस, पहले तो सिफिलिस को सिफिलिस देखो। फिर जब ये किताब लिखी गई थी लगभग 100 ईयर अगो, तो सिफिलिस क्या थी आप ये भी देखोगे कि जब ये किताब लिखी गई तब उनके माइंड में क्या रहा होगा। सिफिलिस का मतलब एक कंटेजियस इलनेस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है, उस बात का उसको डर है। तो डर है तो वो सब प्रिवेंट करेगा, ये वो सब हो गया, ठीक है। या फिर जाने अनजाने कुछ हो गया, भूल हो गई उससे, अब वो डरे जाएगा कहीं मुझे हो तो नहीं गई है। तो कल वो सिफिलिस थी, आज ये क्या है? आज ये HIV है, ठीक है। और मैंने इस सिम्टम पे दवाई दी हुई है और पेशेंट ठीक हुए हैं। ओनली मेडिसिन है हायोसाइमस। मेरे पास एक पेशेंट आए जिसने, अब मैं बोल रहा हूँ जो भी है चलो, जिसने विद प्रोटेक्शन फिजिकल रिलेशन किया था, ठीक है, और उसके बावजूद उसको उसके जेनिटलिया पे भयंकर फंगल इन्फेक्शन हुआ था, भयंकर, ठीक है। और पेशेंट ने मेरे पास आने के पहले और बाद में करीब करीब 10 बार HIV चेक करवा लिया था, ठीक है। और मैंने ये वो बड़ा कुछ दिया, ठीक नहीं हुआ, लेकिन बाय द वे मैं हाईएसएमएस पे पहुंचा और हाईएसएमएस ने उस पेशेंट को ठीक कर दिया। वजन गिर गया, बड़ा बुरा हाल, भूख ना लगे, क्या क्या हुआ उसके साथ में। तो भाई रहने ही देता, क्या ज़रूरी था, बस जी बस हो गया। अरे हो गया तो अब डरने की क्या जरूरत है जब प्रोटेक्टेड था। लाख समझा लिया लेकिन नहीं आई समझ में, तकलीफ थी उसको। और भाई विद प्रोटेक्शन है तो कहाँ ही इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये है माइंड से अगर इलनेस शुरू हो गई है तो प्रिवेंशन सब फेल है उसके आगे। तो ये था फियर ऑफ सिफिलिस, ठीक है। नेक्स्ट इज फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म्स। फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म, क्या होता है थंडर स्टॉर्म? बताओ, थंडर स्टॉर्म किसको कहते हैं? सर तूफान जो आता है और अचानक से कुछ भी ऐसा तूफान आना, समझे तो बाकी मीनिंग तो वही है तूफान का। नहीं, और कोई बोलो। तूफान बारिश के साथ बदल जो गरजते हैं सर, आवाज होती है। हद ही हो गई भाई, कितना गलत बोलेंगे भाई। ठीक है, नहीं है, ऐसा नहीं है। और कोई? थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, आने वाली मुसीबत, आने वाले मेहमान, या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि इससे मैं परेशान होऊंगा, वो थंडर स्टॉर्म हो सकता है। बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन हम रिपर्टरी पढ़ रहे हैं बोरिक की, ठीक है। सर मेटाफोरिकली तो ऐसे ही जाएगा ना? नहीं नहीं, हम बोरिक रिपर्टरी पढ़ रहे हैं, हम बोरिक के माइंड से सोचेंगे। आपने गलत नहीं कहा है, ये हो गया फाटक माइंड, ठीक है। हम बोरिक के माइंड से एनालिसिस कर रहे हैं। कोशिश करो, शाबाश। मैं बताऊं, तूफान किस किसने बोला था? तूफान मैंने बोला था। आपने तूफान, शिवेंद्र ने भी तूफान ही बोला था शायद। ये तूफान क्या होता है? तूफान क्या होता है? डिस्टर्बेंस। नहीं, अरे
थंडर स्टॉर्म मतलब बहुत भयंकर समस्या। समस्या नहीं, अपन सिर्फ ये हम बोरिक पढ़ रहे हैं, याद करो, ये वहां लग जाएगा, हाँ, ठीक है। फाटक में लग जाएगा। बिजली कड़कने के साथ में अब जो कुछ भी हो रहा है ना, वो है थंडरस्टॉर्म। यहां पे जो जरूरी इवेंट है ना, वो बिजली कड़कना है। अगर बिजली नहीं कड़की, बाकी तूफान आ गया जिसको कहते हैं, वो जोर से हवाएं चल रही है, बरसात हो रही है, कोई मतलब नहीं है, ये थंडरस्टॉर्म नहीं है। ठीक है। बिजली कड़कने का जब डर लगता है तब ये मेडिसिन है, फास्फोरस उसमें है, मैंने देखा अभी उसमें रोडोडेंड्रॉन, फास्फोरस, ये 2 मेन मेडिसिन होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बिजली कड़केगी, तो सर पेशेंट तो बिजली ही बोलेगा, फिर हम उसको थंडरस्टॉर्म लेंगे। हाँ जी, नहीं हम पूछेंगे पेशेंट को, तो कुछ ही नहीं पता, वो तो क्या ही बोलेंगे, वो तो बरसात बोलेगा आपके सामने, वो तूफान बोलेगा। तो हम तूफान के जो चीज़ें हैं ना, तूफान में तेज़ आवाज़ चल रही है, बरसात आ रही है, आवाज़ें आ रही है, पड़ोसियों के बर्तन इधर उधर डगमगा रहे हैं, छत की टीनें बज रही हैं और बिजली चमक रही है, इनमें से तेरे को क्या चीज़ से डर लगता है? तब वो बोलेगा इनमें से जो चीज़ का डर लगता है। तब अगर उसने बोल दिया बिजली कड़कने का डर है, तब ये थंडरस्टॉर्म हो गया। और सर एक चीज, हाँ बोलो बोलो। मेरे पास एक पेशेंट आया था सर, हाँ वो इसके लिए था स्पेशली, बोला सर जैसे ही ये मौसम चेंज होता है, बदल होने लगते हैं, हाँ तो मेरे को घबराहट हो जाती है, बोला बहुत ज्यादा बेचैनी। उसमें भी मैंने पूछा कि डर क्या? बोले जब बिजली चमकती है ना, जो आवाज होती है, हाँ तो वो बोला उससे मेरे को एकदम शिवरिंग होके, कपकपी लग के, और मतलब मैं अंदर घुस जाता हूँ रूम में, हाँ, अंदर ये- से लॉक कर। ये हो गया थंडरस्टॉर्म। रोडोडेंड्रॉन तो आ रही थी, पर मैंने उसको रोडोडेंड्रॉन दी थी, उससे रिलीफ मिला था सर। हाँ तो हो गया ना, तो थंडरस्टॉर्म ये हो गया। पेशेंट तो जैसे आपने बताया ना, मौसम बदलना बोलेगा। पेशेंट को तो बार बार इंक्वायर करके, इधर उल्टा पुल्टा करके करेक्ट चीज़ आपको निकालनी है, उसके बिना तो वो आप रोंग ही एप्लीकेबल कर लेंगे अपने रूब्रिक को। तो सही हम कब करेंगे? जब हम उसको क्रॉस क्वेश्चन कर करके पूछेंगे कि आखिर ये है। आपको नॉलेज तो होना चाहिए तूफान को क्या क्या कहते हैं, तो या तूफान में क्या क्या होता है। तो फिर जब वो बोलेगा कि यस ये चीज़ है, कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, जब दिन में रात जैसा हो जाएगा, बादल खूब गहरे आ जाएंगे, वो डार्कनेस है, उनको डार्कनेस से डर है, किसी को फ्लड से डर है, किसी को भीगने से डर है, किसी को लाइट ना चली जाए इस बात का डर है। तो वो डर उसमें देखना है कि किस चीज़ का है। यही तो केस टेकिंग है, यही तो हमारी मेहनत है, यही हमारा जो है ना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हमने ऊपर कर करके वहाँ तक पहुँचना है। इज इट क्लियर? ठीक है। सर फियर ऑफ लाइटनिंग भी अलग होता है या उसको सेम मानेंगे? लाइटनिंग तो यही हो गया ना, लाइटनिंग मीन्स बिजली कड़कना, यानी कि थंडर। जी। थंडर में क्या होता है? आवाज के साथ, जैसे मान लो आपने कहा ना कि क्या बोला था किसी ने, हाँ बिजली कड़कने के कारण जो आवाज आएगी, बिजली कड़कना और आवाज, ये है थंडर। दोनों को मिला के थंडर बनता है, दोनों एक साथ ही होते हैं ना, दोनों अलग थोड़ी है। आवाज आ जाएगी और वो बिजली की लाइन से बनती है, वो नहीं बनेगी, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो ये है जो बिकॉज ऑफ दैट जो नॉइज होती है, ये दोनों मिला के इज थंडर। ठीक है। नेक्स्ट इज टच एंड कंटेक्ट, फियर ऑफ टच एंड कंटेक्ट। छूने से, कांटेक्ट होने से डरना। फिजिकल कांटेक्ट, छू दिया, डर है। क्यों डर है, क्या डर है, ये हमें नहीं जानना। ठीक है। टच एंड कांटेक्ट से उसको डर है, ये रूब्रिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर, फियर ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोफोबिया। चारों तरफ आजकल जैसे बहुत बरसात में बाढ़ आई हुई है, और बाढ़ में किसी का घर है, तो क्या उसको जो डर लग रहा है, तो क्या हम ये मेडिसिन दे देंगे उसको? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये रीजनल है, इरीजनेबल नहीं है। सॉरी, रैशनल है, रैशनल रीजनल, चलो इरेशनल, ये रैशनल है। ठीक है।
ये रैशनल है कि सच में अगर चारों तरफ पानी घिरा हुआ है, हमारा घर उसके सेंटर में है, तो ये डर तो बराबर है कि यस ये पानी जब राइज हो जाएगा तो हमारा घर डूब जाएगा। ये रैशनल हो गया। जब ये इरैशनल कब हो जाएगा? है ही कुछ नहीं, ऐसा ना हो जाए, या पानी बिल्कुल थोड़ा सा है तब भी डर लगता है। हाइड्रोफोबिया के पेशेंट को 1 चम्मच पानी भी होगा तब उसको डर लगेगा। पेशेंट को हॉस्पिटल में ड्रिप लगी हुई है, उस पानी को देख के भी उसको डर लगता है। हाइड्रोफोबिया का पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज है तो ड्रिप के ऊपर कवर चढ़ा करके उसको ड्रिप लगाई जाती है, क्योंकि वो उस पानी को भी नहीं देख सकता। ठीक है, ये पानी से डर है, पानी हाइड्रोफोबिया ये हो गया। ठीक है, एक्चुअली हाइड्रोफोबिया वो जो इलनेस है डॉग बाइट के बाद में होने वाला, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फियर फ्रॉम वाटर ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइपोकोंड्रियासिस। हाइपोकोंड्रियासिस क्या हुआ? हाइपोकोंड्रियासिस, ये फियर खत्म हो गया, अब नेक्स्ट रूब्रिक शुरू हो गया है, दैट इज हाइपोकोंड्रियासिस। हाइपोकोंड्रियासिस किसको कहते हैं? जल्दी बोलो। पेट का वो वाला पार्ट, क्या यही हुआ हाइपोकोंड्रिया? देख पा रहे हो आप मुझे? नहीं, पेट का ये वाला पार्ट यही हुआ हाइपोकोंड्रियासिस। साइलेंस हो गई पूरी। अगर ये पार्ट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? सीधी सीधी बात है कि हम बोरिक रिपर्टरी का माइंड कर रहे हैं, माइंड में ये वाला पार्ट क्यों आ जाएगा? इसलिए समथिंग बिलोंग्स टू माइंड ही है। ठीक है, एंजाइटी। हाँ, हाइपोकोंड्रियासिस पूरा एंजाइटी, तो फिर एंजाइटी हो जाएगी। सर छोटी सी बात के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, अननेसेसरी थॉट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। और सर कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे मान लो किसी को, पेशेंट को थोड़ी सी खांसी आई है, तो उसको बहुत बड़ी डिजीज समझने लग जाता है, या उसको डर हो जाता है कि बहुत बड़ी डिजीज हो गई उसको। मतलब छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बनाना, छोटी सी चीज को बड़ा बनाना, छोटी सी चीज को ऑटो को ट्रक समझना, यही हुआ। ऑटो को ट्रक है, फिजिकल नहीं भाई। हाँ, आप क्या बोले ज्योति? एंजाइटी अबाउट हेल्थ, बहुत एंशियस रहता है। ये है नियरेस्ट डेफिनेशन, लेकिन एंजाइटी होना ये काफ़ी नहीं है। नोट कर लो, बहुत अच्छी डेफिनेशन बता रहा हूँ। मोरबिड कंसर्न अबाउट वंस हेल्थ, स्पेशली फिजिकल हेल्थ। मोरबिड कंसर्न अबाउट वंस हेल्थ, स्पेशली फिजिकल हेल्थ। माइंड वाला हम पहले कर चुके हैं ना, फियर ऑफ लूजिंग रीजन, ये वो कर चुके हैं। यहाँ पे हो गया शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाने का अनड्यू कंसर्न, मोरबिड कंसर्न। बार बार कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं, बार बार ईसीजी कराते हैं लोग। ठीक है, थोड़ा सा कुछ हुआ, धड़कन हुई बड़ी, कुछ हुआ, मुझे तो हार्ट का कुछ हो ना जाए, ये मोरबिड कंसर्न हो गया। कंसर्न तो सबको होता है, मॉर्बिड है ये, यानी कि नॉर्मल से कहीं ज़्यादा कंसर्न है अबाउट वंस ओन हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में। ठीक है, अगर फैमिली के बारे में तब भी यही लगेगा, लेकिन मोस्टली वो खुद की हेल्थ के बारे में होता है, और ये होगा फिजिकल हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? ये हो गया इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। पहले बोलते थे, ये टर्म आजकल यूज नहीं की जाती है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। पेशेंट को अनड्यू वरी रहती है कि मुझे कोई बड़ी सीरियस गंभीर बीमारी
हो गई है या न हो जाए। यहाँ तक कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो रीएश्योरेंसेस है डॉक्टर के द्वारा, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ये जुड़ना है उसके साथ में। कंसर्न सबको है, डॉक्टर ने कह दिया, वो डॉक्टर बदल लेगा लेकिन अपना दिमाग नहीं बदलता, आइडिया नहीं बदलेगा। इवन व्हेन मेडिकल रीएश्योरेंस एंड टेस्ट शोज नथिंग रॉन्ग विद द पेशेंट। ठीक है, कंसर्न होना नहीं, मोरबिड होना, और मोरबिड भी इतना होना कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी उसके माइंड को चेंज नहीं कर पाए, इस हद तक होना। पेशेंट क्या करता है, अपने जो सिम्टम्स है या बॉडी के साइंस हैं उनको मिस इंटरप्रेट करता है। ठीक है, जैसे गैस बनी, पल्पिटेशन हुई, हेडेक हुआ, अरे ट्यूमर ही ना हो गया हो, अरे भाई हार्ट अटैक ही ना आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा कुछ हुआ, कैंसर ही ना हो गया हो, मेरे मुंह में छाला हुआ है, कैंसर ही ना हो गया हो। तो ये जो फैटल डिजीजेज हैं उनको वो अपने हर सिम्टम के साथ कोरिलेट कर लेता है, और इसके कारण क्या होगा, पेशेंट डॉक्टर्स को बार बार जाके दिखाएगा, बॉडी चेकअप्स करवाएगा। हमारे पास लैब है ना, हम देखते हैं लोग बॉडी चेकअप करवाते हैं, ये बॉडी चेकअप वाले लोग हैं। ये भाई काय को करा रहे हो, जब ईश्वर ने सिस्टम दिया हुआ है कि आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी आएगी उससे पहले साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो वो बिना उसके ही जो चेकअप करवाते हैं ये है, और इसका फ़ायदा उठाते हैं ये जो भी लोग हैं, फार्मा वाले, और जो लैब के जो भी आजकल बने हुए हैं ना पैकेज। कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऑनलाइन पैकेज आ गए। ओ भाई 2000 रुपये में तुम सारी बॉडी के टेस्ट कैसे कर दोगे, हमारे तो यहाँ 3 ही नहीं होते, होल बॉडी टेस्ट हो रही है जी, कैसे हो जाएगी भगवान जाने। तो होल बॉडी टेस्ट कराने वाले लोग हैं ये। ठीक है, रिपोर्टें लेके आ जाएंगे। मैं तो इतना परेशान हो गया इन दिनों, मोबाइल में सेंड कर देते हैं, और ये भी नहीं बोलते कि मैं कौन हूँ। उनको लगता है कि डॉक्टर के पास हमारा नंबर तो सेव ही होगा ना, जो 2-4 बार आ गए। ठीक है, और रिपोर्ट भेज देंगे। अब मेरे पास तो उसका नाम पता नहीं है, मोबाइल में जब नंबर सेव नहीं है तो कैसे आ जाएगा। हैं वो 50-50 पेज की रिपोर्ट्स होती हैं, उनको देखो करो हैं, और फिर कोई ना विजिट करना, ना पूछना, ना कुछ करना। फिर कभी आएंगे, वो चेकअप कराया था, आपको रिपोर्ट तो भेजी थी, आपने देख ही ली होगी। ओ भाई, हम तुम्हारी रिपोर्ट को काहे को देखेंगे हैं। वो फिर इतना छोटे छोटे फॉन्ट्स में होता है, लार्ज कर करके उनको देखो। इतनी समस्या हो गई है ना ये रिपोर्ट, जिसकी कोई हद ही नहीं है। फिर पहले पेज से देखना शुरू करेंगे, 15 पेज तक पहले वाला भूल जाएंगे भी क्या आया था। हैं, कम से कम डॉक्यूमेंटेड हो तो कम से कम मार्क कर लो, निशान लगा लो, कुछ कर लो, लेकिन वो उनको स्क्रॉल करते जाओ, पीछे वाला तो भूल गए। फिर पूछेंगे यार इसमें तेरा TSS तो आया ही नहीं, बोले था ना वो पहले पेज पे। ओ भाई वो कितना था, फिर तो लगो दोबारा से देखने लगो। परेशान हो गए। ऐसा ही होता है। हाँ, तो वही तो परेशानी हो गए। तो ये कौन लोग हैं? रिपोर्ट भी ले आते हैं सर। कितना प्रेशर होया करी। सर इतने मोटे गिट्ठर ले आएंगे, पटक देंगे, ये देख लो क्या हो रहा है मैडम, रिपोर्ट में है ना, आप देख लीजिए। हाँ, वो आके रिपोर्ट फाइल दे देते हैं। तो या तो फाइल दे देंगे या फिर मोबाइल दिखा देंगे, भी ये पकड़ लो मोबाइल, देख लो भाई इसमें। तो ये लोग हैं हाइपोकोंड्रियासिस वाले। कोई आके बताएगा थोड़ी ही मेरे को ये वाला ऐसा है। हमें इंटरप्रेट करना है, हमें निकालना है कि ये पेशेंट क्या है। ठीक है, अब इसकी और अच्छी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी के लोग हैं। ठीक है, ऐसा एंजाइटी जब 6 मंथ से ज़्यादा हो तो बोलेंगे ये पेशेंट है, ऐसा है। हालांकि होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए जब रूब्रिक सिलेक्शन करना है तो ये क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप उसको लेबल कर रहे हो कि ये पेशेंट इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, तो वो 6 मंथ से ज़्यादा ऐसा परसिस्टेंट एंग्सियस रहना चाहिए। ठीक है, उसको ऑब्सेशन होना चाहिए बॉडी सिम्टम्स का, अपने छोटी छोटी कंसर्न्स जो है उनको लेकर के ऑब्सेशन होना चाहिए, या उसके अंदर इमेजिनेशन होनी चाहिए। कई बार पेशेंट आ जाते हैं, उनके फेस पे कोई एक्ने नहीं है, मेरा तो चेहरा एक्ने से भर गया। किसका भर गया? मेरा।
दिख तो नहीं रहा, कहाँ है ये एक्ने, ये एक एक्ने है, अरे एक आध एक्ने क्या है, हो जाएगा। ये जो लोग हैं ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि उन्हें इतना कुछ हो गया है, ठीक है, और इस चक्कर में वो बार बार डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, या वो रीएश्योरेंस चाहेंगे। अगर आपके साथ पेशेंट का बहुत अच्छा रेपो है तो पेशेंट बोलेगा बस आप बता दो कि कुछ बड़ी बात तो नहीं है ना, बस आप कह दो कुछ नहीं है तो मैं मान लूँगा, फिर मैं कोई चेकअप नहीं कराऊंगा। ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, बस आप बता दो कि ये है या ये नहीं है, ठीक है। लेकिन वो फुल्ली कन्विंस तो तभी भी नहीं होंगे। हमने कह दिया ना नहीं है, तब भी वो कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि वो डेफिनेशन में था ना ऊपर, वो कन्विंस होंगे ही नहीं। कुछ भी कर लो वो कन्विंस नहीं होंगे, तभी तो ये रूब्रिक लगेगा उन पे, ठीक है। वो जब किसी और की इलनेस को सुन लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उनको अपनी वाली फिर से शुरू हो जाएगी, फिर एंजाइटी शुरू। एक पेशेंट मेरे पास आया था आज से 5-6 साल पहले, अपने राजस्थान में ना बसों के पीछे गवर्नमेंट की कोई ऐड थी, ये तंबाकू वगैरह मत खाओ क्योंकि कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ था। बस के पीछे, रोडवेज बस के पीछे, वो पेशेंट बाइक से बस के पीछे पीछे चल रहा है। चलते चलते, क्योंकि वो तंबाकू खाता था और उसे लगा भाई मुझे ना हो जाए कहीं, उसने बताया मुझे किस्सा, कैसे शुरू हो गया ये। बस जी मैं पीछे पीछे बस के जा रहा था और मैंने देखा वो पढ़ लिया ऐड हैं, और मैं तो उस दिन के बाद में 3 बार तो बायोप्सी करवा चुका, 2 बार ये करवा लिया, डॉक्टरों को दिखा रहा हूँ, पर ठीक है तब भी भाई तेरे मुंह में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हो ना जाए, हो गया है, ये है वो है, तो ये वाले वो लोग होते हैं, ठीक है। तो ये ओसीडी टाइप के लोग हो गए, ठीक है। इन लोगों को जिनको ओसीडी है तो ये पेशेंट उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर एंजाइटी से ओसीडी या ओसीडी से एंजाइटी में, ठीक है। जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ देखने में ज़्यादा आती है, ठीक है।